Assalamu alaikum. Today our topic of discussion is growth hormone. Let's start. There are few important points about growth hormone. It is also known as somatotropic hormone or somatotropin. It's anabolic, protein in chemical nature, and it is secreted in pulsatile pattern. This picture is from first aid. There are few factors which increases the secretion of the growth hormone. First of all, sleep, hypoglycemia, stress, puberty, and exercise. In puberty, there is release of estrogen and progesterone, which increases the secretion of growth hormone releasing hormone. फ्लो चार्ट देख लेते हैं. सबसे पहले आर्कुएट न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है. इट गोज इनटू ब्लड सर्कुलेशन. थ्रू ब्लड सर्कुलेशन इट एंटर्स इनटू द एंटीरियर पिट्यूटरी and activate the cells of the anterior pituitary known as somatotropes and then releases growth hormone or somatotropin. Growth hormone goes to the liver and adipose tissue. In liver it releases insulin growth factor 1 or somatomedin C. ये एक्ट करता है skeletal muscles पे और bone पे. skeletal muscles पे देख लेते हैं. There are special receptors on the surface of cell of the skeletal muscle. उन receptors को एक्टिवेट करता है एंड एक मैकेनिज्म जनरेट होता है. उसके नतीजे में अमाइनो एसिड के चैनल्स ओपन हो जाते हैं और अमाइनो एसिड ब्लड से सेल में चला जाता है. तो इट इंक्रीजेस इन अमाइनो एसिड अपटेक एंड एट द रिजल्ट ऑफ इट अमाइनो एसिड सेल के अंदर ज़्यादा चला गया तो प्रोटीन ज़्यादा बनती हैं. एक और मैकेनिज्म होता है जैसे प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा होती हैं इन दिस सेल इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन. ट्रांसक्रिप्शन से मैसेंजर आरएनए बनेगा एंड देन ट्रांसलेशन से प्रोटीन्स बनेंगी. बोन स्पेस का एक्शन देख लेते हैं. पहले तीन सेम है. इंक्रीज अमाइनो एसिड अपटेक, सेल के अंदर अमाइनो एसिड जाएगा, वहाँ पे अमाइनो एसिड से प्रोटीन्स बनेंगी. उसके अलावा डीएनए आरएनए सिंथेसिस ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वाला प्रोसेस होगा. और ये तीन नीचे हैं कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, कोलेजन एंड सेल साइज एंड नंबर. कोलेजन इसमें टाइप 1 होता है. बोन में टाइप 1 कोलेजन होता है. BONE में जो एंड वाला 1 होता है जो हमने निमोनिक याद किया हुआ था उसमें कोलेजन टाइप 1. ठीक है. अब इसका यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बोन और कार्टिलेज के ऊपर एक्शन. ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट कार्टिलेज एंड बोन ग्रोथ. हाउ? बाय इंक्रीजिंग कॉन्ड्राइटिन सल्फेट एंड सेल साइज एंड नंबर. इन कार्टिलेज में ये कॉन्ड्रोब्लास्ट का सेल साइज़ और नंबर इंक्रीज़ करता है और उसके बाद उनकी डिफ्रेंशिएशन करवाता है कॉन्ड्रोसाइट्स में. इस तरह से एपिफिजियल एंड पे डिपोजिशन होती है न्यू कार्टिलेज की एंड लेटर ऑन वो कार्टिलेज बोन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है बाय ओस्टियोब्लास्ट जो वहाँ पे आती हैं और इस तरह से बोन की लेंथ इंक्रीज़ होती है. एंड दिस प्रोसेस अकर बिफोर एडल्ट एज. Deposition of new cartilage at epiphyseal end and then this cartilage will convert into bone by increasing chondroitin sulfate, increase cell size and number. After adult age, this growth factor 1 increases the number of osteoblast and osteoclast. Osteoblastic clastic एक्टिविटी दोनों इंक्रीज हो जाती है लेकिन osteoblast की एक्टिविटी ज़्यादा होती है जिसके नतीजे में बोन की थिकनेस इंक्रीज होती है. बिफोर एडल्ट एज इनके एक्शन से बोन की लेंथ इंक्रीज हो रही है. जो एपिफिजियल प्लेट या ग्रोथ प्लेट होती है वहाँ पे कार्टिलेज होता है, वहाँ पे जाके ये एक्ट करता है और वहाँ पे सेल का साइज़ नंबर इंक्रीज़ करवा के कार्टिलेज का साइज़ इंक्रीज़ होता है. लेटर ऑन वो कन्वर्ट हो जाता है जिसके नतीजे में बोन की लेंथ इंक्रीज़ हो रही है. जब उसके बाद आफ्टर एडल्ट एज जो कार्टिलेज एपिफिजियन एपिफाइसिस की फ्यूजन हो जाती है आपस में और कार्टिलेज ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद ओस्टियोब्लास्ट का नंबर इंक्रीज़ होता है और उसके नतीजे में बोन की थिकनेस इंक्रीज़ होती है. अब हम देख लेते हैं इसका एक और इफ़ेक्ट होता है. इट इंक्रीजेज द इंसुलिन रेजिस्टेंस. ब्लड में इंसुलिन मौजूद है लेकिन वो अपना एक्शन नहीं कर पा रही. उसके नतीजे में ग्लूकोज सेल में नहीं जाती और ग्लूकोज का लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाता है. इंक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस, डिक्रीज ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बाय द सेल्स एंड अब
लिवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस एक्टिवेट हो जाता है, तो लिवर से ग्लूकोज ज़्यादा बनने लग पड़ेगी। तो हाइपोग्लाइसीमिया में ग्रोथ हार्मोन आके इस तरह से एक्ट करता है, ग्रोथ फैक्टर 1 को रिलीज़ करवाया, उसने ब्लड में ग्लूकोज के लेवल इंक्रीज़ करवा दिया। तीसरा हम देख लेते हैं ग्रोथ हार्मोन का एक्शन एडिपोज टिश्यू के ऊपर। ईच सेल ऑफ एडिपोज टिश्यू इज नोन एज एडिपोसाइट। एडिपोसाइट में जो फैट स्टोर होता है वो स्टोर होता है ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल की फॉर्म में। ग्रोथ हार्मोन आता है, आके एडिपोसाइट पे एक्ट करता है, ब्रेक डाउन ऑफ ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल रिलीजेस glycerol and free fatty acid. Then free fatty acid come out of the cell into the blood, goes to the liver, and in liver utilized as source of energy by beta oxidation. Decrease glucose uptake and increase lipolysis. तो इसका lipolytic effect है। इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 या सोमेटोमेडिन सी का नेगेटिव इफेक्ट होता है ग्रोथ हार्मोन के ऊपर और ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन के ऊपर। यहाँ से ये जाएगा और जाके दोनों को इनहिबिट कर देगा। उसके अलावा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन के इनहिबिटरी इफेक्ट्स देख लेते हैं। एजिंग, विद एज इट डिक्रीजेस। ओबेसिटी में और हाइपरग्लाइसीमिया में ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होना बंद हो जाता है। इसके अलावा सोमेटोस्टेटिन को देख लेते हैं। हाइपोथैलेमस से दो इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज होते थे, जिनमें से एक सोमेटोस्टेटिन था। इट्स अदर नेम इज ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। इट एक्ट ऑन द anterior pituitary cells somatotrophs and decreases and inhibit the release of growth hormone. and growth hormone के inhibitory effect है anterior pituitary पे, अपनी रिलीज को डिक्रीज करवाता है। उसके अलावा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन की रिलीज को डिक्रीज करवा देगा। अगर हम इनके सारे इफेक्ट्स को इन शॉर्ट देखें तो 3 मेन इफेक्ट्स हैं मसल, बोन और एडिपोज टिश्यू के ऊपर। पॉइंट्स में देख लेते हैं। इंक्रीज रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय इंक्रीजिंग अमाइनो एसिड अपटेक एंड इंक्रीजेस द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। दूसरा, डिक्रीजेस फैट स्टोर बाय इंक्रीजिंग फैट मोबिलाइजेशन आउट ऑफ एडिपोज टिश्यू। तीसरा, डिक्रीज रेट ऑफ ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बाय इंक्रीजिंग insulin resistance, decrease glucose uptake by skeletal muscle and adipose tissue, and increase gluconeogenesis by liver. कुछ फैक्टर्स हैं जो भी हमने डिस्कस किए, ये इस फॉर्म में लिखे हुए हैं कि सिक्रीशन इंक्रीज होती है बाय हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, प्यूबर्टी, स्ट्रेस, स्लीप, एक्सरसाइज, स्टार्वेशन, फास्टिंग। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। और सिक्रीशन डिक्रीज करती है हाइपरग्लाइसीमिया में एजिंग, ओबेसिटी, सोमेटोस्टेटिन और सोमेटोमेडिन सी। सोमेटोस्टेटिन इज आल्सो नोन एज ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन एंड सोमेटोमेडिन सी इज नोन एज इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1। यहाँ तक हमने ग्रोथ हार्मोन का फिजियोलॉजी पढ़ ली। अब हम उसके पैथोलॉजी देख लेते हैं। अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा एक्सेस में रिलीज हो रहा है देन इट कॉजेज एक्रोमेगली एंड जाइगेंटिज्म इन adults and children, and if growth hormone is decreases from normal values then it causes dwarfism. Acromegaly, excess growth hormone in adults is known as acromegaly हो जाती है उसके नतीजे में। अब ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा क्यों हो रहा है? इट इज़ कॉज्ड बाय पिट्यूटरी एडिनोमा। पिट्यूटरी एडिनोमा increases causes excess growth hormone and this condition is known as this condition occurs in adults. or if growth hormone is increases in children then it causes gigantism, और उसके नतीजे में जो बोन का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि एपिफिजियल प्लेट्स आपस में फ्यूज़ नहीं होती, तो वहाँ पे कार्टिलेज और का साइज़ नंबर इंक्रीज़ होता रहेगा। कॉन्ट्राइटन सल्फेट वहाँ पे ज़्यादा आता रहेगा तो कार्टिलेज वहाँ पे इंक्रीज़ होता जाएगा एंड आहिस्ता आहिस्ता वो कार्टिलेज कन्वर्ट होता जाएगा बोन के अंदर बाय ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी। उस एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन जो पूरा प्रोसेस होता है उसके नतीजे में, और फिर इस तरह बोन का साइज़ इंक्रीज़ करता रहेगा। अगर एडल्ट्स में बहुत ज़्यादा हो गया तो उसको हम एक्रोमेगली कहेंगे। उसमें लार्ज टंग, फ्रंटल बॉसिंग, डीप वॉइस, डायाफोरेसिस, हाइपरट्रॉफिक आर्थ्रोपैथी, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, हाइपरटेंशन, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, हार्ट फेलियर, preserve ejection fraction, and it is the most common cause of death. डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं? सीरम लेवल्स करवाएंगे IGF के। अगर सीरम लेवल ज़्यादा आएंगे
तो उसके अलावा ओरल ग्लूकोज टेस्ट करवा के देख लेंगे, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जिसके अंदर हम ग्लूकोज देते हैं और उसके हाइपरग्लाइसीमिया के नतीजे में ग्रोथ हार्मोन को डिक्रीज़ करना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं डिक्रीज़ करता, फेलियर टू सप्रेस सीरम ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। और तीसरा हम MRI ब्रेन करवा के देख लेंगे टू डायग्नोज पिट्यूटरी एडिनोमा। ट्रीटमेंट क्या देंगे, सर्जरी करवा लेंगे पिट्यूटरी एडिनोमा की रिसेक्शन, और फिर मेडिसिन के ज़रिए से भी कर सकते हैं। सोमेटोस्टेटिन एनालॉग दे देंगे, ऑक्ट्रियोटाइड। सोमेटोस्टेटिन इज़ ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। पेग्विसोमेंट ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होंगे तो अपना एक्शन नहीं करेगा। और तीसरा डोपामिन एगोनिस्ट कैबरगोलिन, ये देख लेंगे। और इसका छोटा सा निमोनिक यहाँ पे लिखा हुआ है याद करने के लिए कि एक्रोमेगली में ए आता है, एडल्ट में ए, तो इट अकर्स इन एडल्ट, और जाइगेंटिज्म इन जूनियर्स, अगर हम जूनियर्स को जी से लिख लें। एक छोटी सी और बात यहाँ पे, अगर ग्रोथ हार्मोन डिक्रीज़ करता है अपनी नॉर्मल उस रेंज से तो उसके नतीजे में ड्वार्फिज्म होती है। तो जो सोमेटोमेडिन सी है या इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1, उसकी हेरिडिटरी डेफिशिएंसी है, देन इट कॉजेज लेवी लोरेन ड्वार्फ्स, उनको लेवी लोरेन ड्वार्फ्स कहते हैं। अगर ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर म्यूटेशन हो गई है, रिसेप्टर पे अब अपना एक्शन नहीं कर पा रहा, ग्रोथ हार्मोन इनसेंसिटिविटी हो गई है, उसके नतीजे में जो ड्वार्फ्स होते हैं उनको कहते हैं लेरोन ड्वार्फ्स। दैट्स इट अबाउट ग्रोथ हार्मोन। पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी सब कवर हो गया।